चलिए बच्चों, देखिए अगला एक नया पार्ट शुरू करते हैं, एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है व्रत। व्रत आप जानते ही होंगे क्या होता है। व्रत एक गोलाकार एक आकृति होती है जो कि क्या होती है, एक 2D की फॉर्म में होती है। 2D मतलब जिसमें दो ही चीजें होती हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो दोनों ही एक ही होती हैं। एक ही मतलब उसका व्यास को ही लंबाई कहते हैं, व्यास को ही उसके चौड़ाई कहते हैं। तो यही है व्रत। देखो, व्रत चैप्टर शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, क्योंकि ये रिवीजन चैप्टर है हमारा, तो रिवीजन चैप्टर में मतलब हमारी ये रिवीजन क्लास है विजयी भव, जो सीरीज हमने शुरू करी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन कर रहे हैं 2x मोड में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा देरी ना करते हुए थोड़ी सी चीजें पहले बता देते हैं हम इस पार्ट के बारे में, इस चैप्टर के बारे में, जो कि हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्सरसाइज में कई बातें ऐसी होंगी जो मैं डायरेक्टली ये कहूंगा कि ये इसके बराबर होता है, ये दोनों बराबर होती हैं, ये कैसे होती है, ये दोनों सब सारी हमारी बातें पहले से बुक में दी दे रखी होती हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ये दोनों लाइन बराबर होंगी, या ये आपस में लंबवत होगी। ये सारी बातें हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं और ये इस बातों को हम ध्यान रखेंगे जब भी हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले व्रत की बात करते हैं। तो व्रत क्या होता है? व्रत एक गोल आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? एक गोल आकृति होती है। ये हमारा व्रत है ना। और ये 2D की फॉर्म में होता है। 2D मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है ना, ये से 2D कहते हैं। ठीक है, तो एक सपाट एक स्लाइस होती है बेसिकली, है ना, गोल। अब देखोगे इसमें क्या 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 होता है, जरा मुझे बताओ। सबको पता होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी जो नई चीजें हैं हमारी इस चैप्टर में, शुरू करने से पहले उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये होता है व्रत। इस व्रत के बीच में एक होता है बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको, इसका केंद्र बिंदु। क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु। व्रत का केंद्र बिंदु बीच में स्थित होता है। इस बिंदु से, इस केंद्र बिंदु से कोई भी रेखा अगर खींची जाए, उसकी बाहरी, उसकी बाहरी रेखा पर, मतलब ये बाहरी क्या है, परिधि होती है। जो ये जो रेखा दिख रही है आपको गोल गोल, ये जो लाइन दिख रही है गोल लाइन, ये इसको क्या कहते हैं हम? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परिधि, है ना। इसे और अलग भाषा में इसे हम परिमाप भी कहते हैं। परिमाप कैसा होता है? कोई भी शेप, जैसे कि हमारी ये शेप है, इसका परिमाप बताइए, तो इसको क्या करते थे हम? सारी साइडों को आपस में जोड़ देते थे। जोड़ने के बाद परिमाप आता था। लेकिन वहीं पे जब वो गोल आकृति हो जाती है हमारी, तो उसे हम परिधि कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? परिधि। तो केंद्र से कोई भी रेखा उसकी परिधि पर जब टच करती है, कोई भी रेखा कहीं भी, चाहे वो यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, वो क्या कहलाएगी? उसकी त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? ये त्रिज्या कहलाएगी। ये तो पता ही होगा, है ना, यहाँ तक तो सबको। अभी और भी चीजें हैं। अब ये तो हो गई हमारी त्रिज्या। अब एक और, जैसे कि अगर एक लाइन में यहाँ से इधर और खींच दूं, एक लाइन और खींच दूं, एक रेखा और खींच दूं, ठीक है, तो ये रेखा देखो जरा, ये रेखा क्या है? ये रेखा हमारी क्या कहलाएगी? देखो, एक रेखा ऐसी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जो यहाँ इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, और उसके केंद्र को मान लेते हैं ओ। तो ओ ए एक रेखा है, ओ भी एक रेखा है, और दोनों ही रेखा, ऐसे अगर मैं बात करूं ए बी जो रेखा है वो इस वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है ना, इस वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। और यही रेखा इस पूरे वृत्त के अंदर सबसे बड़ी रेखा भी कहलाती है। यही रेखा इस पूरे वृत्त के अंदर सबसे बड़ी रेखा भी कहलाती है। और इसे हम जीवा भी कह सकते हैं, रेखा भी कह सकते हैं, और इसी को, और एक अच्छी चीज, इसी को हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। ये रेखा, ये क्या है? वृत्त का व्यास। और देखो, वृत्त का व्यास और त्रिज्या में ना एक आपस में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? त्रिज्या हमेशा दोगुनी होती है व्यास की। ठीक है, मतलब व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दो दूना होता है, ट्वाइस होता है। और त्रिज्या क्या होता है? आधी होती है हमारी व्यास की, आधी होती है। वो मैंने गलत बोल दिया स्टेटमेंट। देखो व्यास कैसा है, पूरा देख रहे हैं आप, बड़ा है। ये क्या है? ये त्रिज्या है। त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। ये भी त्रिज्या है।
इसे भी आर से बराबर करते हैं। तो त्रिज्या क्या होगी ना, देखो केंद्र से कोई भी परिधि पर लाइन खींची गई त्रिज्या कहलाएगी। और ये सारी की सारी त्रिज्या, एक सर्कल, एक अगर वृत्त है हमारा, उस वृत्त में जितनी त्रिज्या है वो हमेशा क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, क्योंकि वो एक ही वृत्त के अंदर खींची जा रही है। अगर वृत्त की हमारी त्रिज्या अलग हो गई तो वो दोनों वृत्त भी अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हमारी यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं। पहले तो ये सब आपको वैसे पहले से पता होंगी। ठीक है, इसे हम जीवा भी कह सकते हैं, रेखा भी, और हमारी, और जैसे कि ये एक जीवा है, ये भी एक जीवा है जो इस वृत्त को दो बिंदुओं पर, ठीक है, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब काटती है ना, दो बिंदुओं पर काटती है ये रेखा जीवा, इसे हम जीवा कहते हैं। लेकिन यही जीवा जब उसके केंद्र से होकर गुजरती है, कोई जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, तो वो हमें क्या कहलाती है, वो हमारे लिए व्यास बन जाती है। क्या हो जाती है, व्यास। तो व्यास क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। इस बात को याद रखेंगे, है ना। और अगर हम त्रिज्या की बात करें तो क्या होता है, व्यास का आधा हो जाता है, व्यास का आधा त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे हम त्रिज्या को आर से डिनोट करेंगे और व्यास को स्मॉल डी से। यहाँ तक सब क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ पॉइंट समझते हैं। देखो, व्रत अभी तक हमने इतना ही पढ़ा होगा, ये आपको प्रीवियस क्लास से पता होगा, 9th क्लास से। ये हम 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और 10th क्लास में आपने जितना पढ़ लिया अब तक वो सही है, अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर देते हैं ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, या जब मैं एक्सरसाइज कराऊं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आपने सबको पता होगा सब कुछ। अब बात करते हैं, देखो एक और, ये एक व्रत है, ये एक व्रत है, ये एक तीसरा व्रत ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 व्रत दिख रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ 3 समान व्रत हैं ये। अब इनके साथ में ना एक लाइन है, मान लीजिए, क्या है, लाइन दे रखी है। एक लाइन ऐसी है जो इस व्रत के बाहर है, क्या है, ये बाहर एक लाइन दे रखी है। एक लाइन है जो इस व्रत को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद मतलब काटती है। और एक लाइन है जो इस व्रत को टच करती है, टच मतलब स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श कर रही है। अब देखो तीनों में कुछ अंतर दिख रहा है। एक व्रत है जो जिसके साथ में जो एक जीवा दे रखी है, ये लाइन या रेखा कह सकते हैं। ये जो रेखा है हमारी, इनको नाम दे देते हैं। देखो ये रेखा है पी क्यू, पी क्यू। ये रेखा है हमारी पी क्यू। ये भी रेखा हमारी पी क्यू। ठीक है, 3 रेखाएं पी क्यू, लेकिन तीनों ही व्रत के साथ में दे रखी हैं, लेकिन तीनों का ही अलग अलग देखने को आपको दिख रहा होगा। तो इन तीनों की बात करते हैं। देखो एक रेखा है जो व्रत के बिल्कुल बाहर है, बाहर मतलब इसको कहीं पे भी टच नहीं कर रही, कहीं पे भी इसको नहीं काट रही, बिल्कुल बाहर, बाहर से निकल गई। ठीक है, कोई इससे कोई मतलब नहीं है रेखा का, तो ना ही सर्कल को इसने कुछ किया और ना ही रेखा ने अपना कुछ किया। तो ये जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, अप्रतिच्छेदक रेखा। अप्रति प्रतिच्छेद, ठीक है, प्रतिच्छेद, अप्रतिच्छेद रेखा। ये जो हमारी रेखा है वो कैसी है, अप्रतिच्छेद, मतलब इसने कहीं पर भी वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं किया। प्रतिच्छेद मतलब टच नहीं किया या फिर काटा नहीं। वहीं पर ये जो रेखा है वो क्या कर रही है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है। इस वृत्त को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद मतलब कि काट रही है। अब इसको ध्यान से देखो, तो ये जो रेखा है वो इस वृत्त को 2 पॉइंट पे काट रही है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन 2 पॉइंटों पर इस ये रेखा इसको काट रही है।
तो ये जो रेखा है प्रतिछेदक, यानी इसको हम कहेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा, कैसी रेखा कहेंगे? छेदक रेखा, जिसे हम कहते हैं सेकेंट इंग्लिश में। क्या कहते हैं बेटा इसको इंग्लिश में? सेकेंट कहते हैं। और यहाँ पर जो दिख रही है आपको रेखा, वो इस वृत्त को किसी एक बिंदु पर, सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। स्पर्श मतलब कि टच कर रही है, या प्रतिच्छेद कह लो, ठीक है। क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे, स्पर्श रेखा। और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? टेंजेंट। इसे इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड। क्या होता है? जो किसी कोई रेखा जो वृत्त को मतलब किसी दो बिंदुओं पर काटे, वो हमारी सेकंड कहलाती है या छेदक रेखा कहलाती है। एक रेखा स्पर्श रेखा होती है जो किसी वृत्त को उसके किसी एक बिंदु पे, किसी एक बिंदु पे, अगर यहीं पे दो बिंदु हो जाएंगे तो वो छेदक रेखा हो जाएगी। तो इसीलिए वो एक बिंदु पर ही स्पर्श रेखा जो है छूती है। किसी कोई रेखा अगर वृत्त को किसी एक बिंदु पे छूती है तो वो उसकी स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है बेटा। तो ये एक आपस में इनका रिलेशन, इन बातों को समझ लें, है ना। इन बातों को आप समझ लें। अब देखो, अगला एक और रिलेशन हम लेके चलते हैं। अगला एक और रिलेशन लेके चलते हैं। देखिए, ये बातें बेटा मैं जो बता रहा हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बातें आपको नहीं पता होंगी तो आप एग्ज़ाम में या फिर क्वेश्चन जब करते हैं हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे हो गया सर, या ये कहाँ से आया। ये सारी बातें आपकी इन्हीं से क्लियर होती है, यहीं पे क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखो, फिर से मैंने तीन व्रत बनाए, तीन व्रत फिर से बना लिए, है ना। तीन व्रत फिर से बना लिए। ये एक व्रत है, ये भी एक व्रत है, समान त्रिज्या के तीन व्रत हैं। अब यहाँ पे समान से मतलब नहीं है मुझे। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखो, एक कोई बिंदु है, जो एक कोई पॉइंट है, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P। ये कोई एक पॉइंट है जो वृत्त के अंदर है। एक कोई पॉइंट है जो वृत्त के ऊपर दिया है, वृत्त के ऊपर दिया है। कोई एक बिंदु है, पॉइंट है, जो वृत्त के बाहर दिया है। कहाँ दिया है? बाहर दिया है। तो अब देखिए, अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें एक रिलेशन होंगे और उन रिलेशन को हम समझाएंगे, वो रिलेशन आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। और इसी से एक ना एक ऑब्जेक्टिव जरूर बनता है और एग्जाम में जरूर आता है। इन्हीं तीनों पेजों में से आपको एक या दो ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे बेटा, एक या दो नंबर मेरे इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे, जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, कोई बिंदु अगर अंदर दिया है तो मुझे बताओ, क्या मैं इस बिंदु पे, जो वृत्त के अंदर कोई बिंदु दिया है, तो क्या इसके साथ कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। बताओ जल्दी से, कोई बता सकता है कि कोई स्पर्श रेखा यहाँ पे बन सकती है? देखो, इस बिंदु को काट रही है ये रेखा, ठीक है। ये रेखा ने काटा इस बिंदु को, तो अब बताओ मुझे, क्या ये स्पर्श रेखा है? नहीं है। ये बेटा बिल्कुल भी स्पर्श रेखा नहीं है। ये कैसी है? ये हमारी एक छेदक रेखा है। कौन सी रेखा है ये? छेदक रेखा है। तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, क्योंकि ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, दो बिंदुओं पे छेदक कर रही है, ठीक है। छेद रही है, छेदना मतलब कुछ घुसना, ऐसे घुस दिया, सुई घुसेड़ दी, या कुछ भी, है ना, ऐसा छेदक। तो छेद कर रही है, छेद करते हुए अंदर से ऐसे घुसी और निकल गई, है ना, तो छेदक कर रही है। तो ये क्या सी हो गई? छेदक रेखा हो गई। कैसी रेखा हो गई? छेदक। तो यहाँ पे मुझे बताओ, स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं इस बिंदु से? स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? नहीं। इसका मतलब
किसी भी बिंदु जो वृत्त के अंदर दिया हो उससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। इसका मतलब अगर प्रश्न आता है कि बताइए अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर दिया गया है तो उसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप क्या कहेंगे? जीरो। जीरो खींचे जा सकती हैं। और अगर मैं कहूं यहीं पर कि कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगा मतलब कि अनडिफाइंड होगा, अनंत होगा। अनंत मतलब गिनती ही नहीं है, इतनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे उसी बिंदु से होते हुए, उसी बिंदु से होते हुए ना जाने कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अनलिमिटेड अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अब चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब मान लीजिए हम पहले बाहर से बात करते हैं, तीसरे वाले की बात करते हैं। तीसरी जो कंडीशन दे रखी है, बाहरी बिंदु से कोई अगर बिंदु बाहर दिया है, मान लीजिए बिंदु P है, तो इस बाहरी बिंदु से बताइए कि स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, बताओ। तो देखो बेटा, इसका जो उत्तर है या आंसर है आप खींच के देख लो। स्पर्श रेखा क्या होती है? जो सर्कल को टच करती हुई जाए, वही हमारी क्या होती है? स्पर्श रेखा होती है। अब ये एक स्पर्श रेखा हो गई इसी बिंदु से, एक इसी बिंदु से दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। देखो, है खींची दो स्पर्श रेखा, तो दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा बेटा? कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? दो, नंबर ऑफ टू। दो नंबर रेखा हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं किसी भी बाहरी बिंदु से। और अगर हम बात करें छेदक रेखा की, तो छेदक रेखा यहाँ भी वही आंसर होगा, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे कि कहीं से भी खींच लो, देखो सब दो जगह काटती हुई जा रही होंगी, सबकी सब दो जगह काटते हुए जाएंगी, इसी बिंदु से रेखा खींचते रहो, है ना। तो ये क्या होगा? अनंत बिंदु, वही इस हमारी वो छेदक रेखा क्या होंगी? अनंत होंगी, है ना। इन्फिनिटी होगी भला इसका, लेकिन नहीं आता है, अनंत के लिए नहीं आएगा। आपका मैक्सिमम जो पूछा जाएगा आपसे वो स्पर्श के लिए पूछा जाएगा, कि बताइए कि अगर बिंदु, बताइए अगर बिंदु अंदर है तो कितनी स्पर्श रेखा होंगी। बताइए बिंदु अगर वृत्त के परिधि के ऊपर दे रखा है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। या फिर बताइए बिंदु अगर बाहर दिया है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस तरीके से तीन सवाल बन सकते हैं और इसी तरीके से आते भी हैं। तो अब देखो, बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा होंगी? दो, ये बात समझ आ गई। अंदर कोई भी नहीं, जीरो होंगी। ठीक है, अब आती है बात जो बिंदु हमारा ऊपर स्थित है, यानी परिधि के ऊपर स्थित है, तो उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो बेटा इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा एक बिंदु पर खींची जा सकती है, दूसरी नहीं। सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, दूसरी रेखा नहीं खींची जा सकती। इसका यही आंसर होगा। तो स्पर्श रेखा कितनी होंगी? स्पर्श रेखा बराबर हो गया बेटा कितना? मतलब एक, वन, वन एंड ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक। एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर दूसरी स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो भी खींची जा सकती है, लेकिन उसके लिए अलग बिंदु चाहिए। अलग बिंदु चाहिए कहीं भी, चाहे उसके पास ही क्यों ना हो, चाहे उसके पास ही क्यों ना हो, उससे एक अलग स्पर्श रेखा खींचेगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे खींच दिया, मैंने यहाँ पे खींच दिया, तो ये एक स्पर्श रेखा हो सकती है ना। ये एक स्पर्श रेखा हो सकती है। तो इस तरीके से आपके अलग 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 ये नियम, या ये कह सकते हो आप, जो चीजें आपको याद रखनी है, थ्योरम कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इनसे जरूर एक प्रश्न बन सकता है। अच्छा, चलिए यहीं पे मैं कुछ बातें और ऐड कर रहा हूँ बेटा, उनको भी याद करो, है ना। उनको भी याद कर लो। देखो, किसी भी
वृत्त यानी किसी भी स्पर्श रेखा के समानांतर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी भी स्पर्श रेखा के समानांतर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक से अधिक नहीं खींच सकते। ठीक है, अगर आपने खींची तो वो स्पर्श नहीं होगी, छेदक रेखा हो जाएगी। स्पर्श नहीं होगी, छेदक रेखा होगी, यानी एक स्पर्श रेखा के सामने समानांतर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, पहला पॉइंट। ठीक, अगर कोई, अब यहीं पे सुनिए, अगर कोई छेदक रेखा दी है, अगर कोई छेदक रेखा दी है तो उसके समानांतर, उस रेखा के समानांतर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या है? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं समानांतर किसी एक छेदक रेखा के। ठीक है, ये बात सारे पॉइंट नोट कर लेना, फिर बाद में जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो डायरेक्टली ये बात बोलूंगा, फिर मैं समझाऊंगा नहीं वहां पे, है ना? फिर मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा इन बातों को नोट कर लो, समझ लो, याद कर लो। ठीक है बेटा, तो देखो बहुत ध्यान से, बहुत धीरे से ही मैं पढ़ा रहा हूँ इस बातों को, क्योंकि यहाँ पे अगर चीजें आपने स्किप कर दी तो आपका जो बेस है ना वो मजबूत नहीं हो पाएगा, है ना बच्चों? आप सिर्फ प्रश्न में यही देखते रहोगे, सर ये क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें याद रखने वाली हैं जो पॉइंट हैं। तो एक स्पर्श रेखा के समानांतर सिर्फ एक स्पर्श रेखा होगी, एक छेदक रेखा के समानांतर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं आप, दो से अधिक नहीं खींच सकते। एक उसके नीचे हो गई, एक उसके ऊपर हो गई, ये समानांतर रेखा हो गई। समानांतर रेखा कौन सी होती है? जो आपस में दोनों परस्पर एकदम आपस में ऐसे पैरेलल चलती हैं। समानांतर जो आपस में कहीं नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिलेंगी समानांतर रेखाएं, चाहे कितनी भी दूर इनको ले जाओ। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, अगर उदाहरण के रूप में बताऊं, जैसे कि ट्रेन की दो पटरी आपस में कभी नहीं मिल सकती, है ना? तो वैसे ही समानांतर दो रेखाएं होती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, इस फिगर पे आ जाओ जरा, इस फिगर पे आ जाओ। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे, देखो पहला पॉइंट, बाहरी बिंदु से दो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है एक वृत्त पे। अगली बात ये याद रखेंगे कि जो दोनों स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो आपस में बराबर होंगी। कैसी होंगी? दोनों आपस में बराबर होंगी। और उसी वृत्त के केंद्र से, इस वृत्त के केंद्र से जब भी कोई रेखा उस स्पर्श बिंदु पर खींची जाती है, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर कोई रेखा अगर खींची जाए तो ये त्रिज्या है। पहली बात तो ये त्रिज्या है। और ये आपस में ये कैसी है? ये लंबवत है। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने का? 90 डिग्री का ये कोण बनाएगी। ठीक है, समकोण बनता है यहाँ पे। इसी प्रकार जब यहाँ खींचोगे इस बिंदु पे, ये जो बिंदु है स्पर्श बिंदु, इस बाहरी पॉइंट पी से, बाहरी बिंदु पी से जो जो स्पर्श पॉइंट है, यहाँ पे जब मैं ये मिलाऊंगा तो ये भी मेरी रेखा होगी, और ये भी कैसी होगी? ये भी लंबवत होगी। ये नियम आप याद रखेंगे, नियम याद रखें, क्योंकि ये दोनों ही त्रिज्याएं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। कैसी होंगी? आपस में बराबर होंगी। तो देखो पहला पॉइंट हो गया, बाहरी बिंदु से दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी। दूसरा पॉइंट हो गया, इसकी केंद्र बिंदु से जो रेखा इसके स्पर्श पॉइंट पर यानी स्पर्श बिंदु पर खींची जाएगी वो लंबवत होगी। तीसरा पॉइंट यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। चौथा, तीसरा पॉइंट ये हो गया। और चौथा पॉइंट होगा, देखो क्या चौथा पॉइंट होगा, कि अगर मैं कोई इस तरीके से एक रेखा खींचूं जो इस पॉइंट पे मिले, जो इस बाहरी बिंदु पर, बाहरी बिंदु तक अगर मैं कोई रेखा खींचता हूं तो ये जो रेखा होगी वो जो बीच में बने इस कोण को आपस में बराबर बराबर विभाजित करेगी, आपस में बराबर विभाजित करेगी। अगर मैं इसको ए मान लूं, इसे बी मान लूं, एंगल ए एंगल बी, और इसे, इस एंगल को हम मान लेते हैं, मान लीजिए एंगल सी एंगल डी। एंगल मतलब कि कोण, कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी अगर मान लें, तो ये यहाँ के अनुसार कोण ए एंगल ए बराबर होगा कोण बी यानी कि एंगल बी के, और कोण सी बराबर होगा कोण डी के। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि ये जो बीच की रेखा होगी ये क्या होगी?
इन दोनों कोणों को आपस में बराबर बराबर विभाजित करेगी, और यहाँ भी सिमिलर, यहाँ पे भी विभाजित करेगी। अब देखिए, अगर मैं नाम ले लूं, जैसे P है, ये मेरा O है, ये मेरा P Q R, इनके मैंने ये पॉइंट P था, ये Q ले लिया, ये R ले लिया, O और ये P। अब अगर आप ध्यान से देखो इसी चित्र को, देखो बहुत सारे नियम, बहुत सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा, और ये एक बार अगर आपको याद हो गई तो मैं गारंटी कहता हूं कि आपको चैप्टर में किसी भी प्रश्न में कोई अड़चन नहीं होगी, कोई भी दुविधा नहीं होगी। आप बिल्कुल एकदम ऐसे लगाएंगे प्रश्न को जैसे बिल्कुल एकदम मलाई की तरह। ठीक है बेटा, तो देखिए कैसे करते हैं। ये बातें सब याद रखेंगे आप, कौन ए बराबर होगा कौन बी के, कौन सी बराबर होगा कौन डी के। अब देखिए, जब ये बाहरी बिंदु से दोनों रेखा मिली हमारी, तो अब यहाँ पे अगली बात क्या याद रखने की है कि देखो यहाँ पे पी क्यू ओ आर, अगर आप ध्यान दो तो पी क्यू ओ आर एक चतुर्भुज बन रहा है। क्या है? एक चतुर्भुज है यहाँ पे। चौथी बात हो गई हमारी कि पी क्यू ओ आर एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? बताओ जल्दी। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग हमारा 360 होता है ना? कितना होता है? 360 होता है। कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 होता है। ये बात तो आप जानते हैं, लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये बताता हूँ, देखते हैं। ये चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का के कोणों का योग 360 होता है। अब देखो यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं ऑलरेडी, कितने कितने के? 90-90 डिग्री के। कितने के? 90-90 डिग्री के दो कोण पहले से बन रहे हैं। तो ये कितने हो गए? 180 और 180, मतलब फिर शेष कितने बचे? 180 बचे। ये दोनों कोण 180 बचे। इसका मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, सम ऑफ एंगल ए, या फिर कह सकते हैं कि आपस में एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू बराबर होगा 180 डिग्री के। ये बात भी आप नियम याद रखेंगे। पांचवा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट हो गया आपका ये कि जो दोनों कोण आपस में, दोनों कोणों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है बेटा।